सो वेलकम पीपल एंड नाउ दिस इज योर विजय हेयर और दोबारा से आप सभी का स्वागत है हमारे पाठशाला के चैनल पे। और इस चैनल पे दोस्तों हम चैप्टर क्या कहते हैं आपका 7th कर रहे थे और 7th चैप्टर का नाम आप सभी को पता है। ये वीडियो का चौथा पार्ट है एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और हमने वीडियो के 4 पार्ट अपलोड करने थे, मैंने कहा था आप सभी को। और आई होप आपने 3 पार्ट देखे होंगे। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सभी को पता है कि आप सभी को क्या करना है, क्योंकि हमने वीडियो के 3 पार्ट के अंदर काफ़ी कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप टेलीग्राम पे नोट्स ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं धीरे धीरे। काफ़ी सारे मैंने अपलोड भी कर दिए हैं बच्चों के लिए, तो आप जाइएगा, यू कैन ज्वाइन देयर, आप वहाँ से ले सकते हैं बेनिफिट। और टेलीग्राम से आप सभी को पता है कि बहुत सारे फिर फन होते हैं वहाँ पे भी। ओके, सो इन दिस क्लास हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से विजयनगर एम्पायर, देखिए बिकॉज साउथ के अंदर अगर देखा जाए तो साउथ के अंदर ना बहुत सारा ऐसा सिस्टम हमें देखने को मिलता है कि जब चेराज थे, चोलास थे, पांडस थे, तो उस टाइम पीरियड में साउथ के अंदर ना बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए थे। और टेम्पल्स की खासियत जो है आपकी, वो द्रविड़ शैली के अंदर बनाया गया था साउथ के अंदर। एंड ऑल यू नो दैट, आप सभी लोगों ने रिप्लाई करा, बहुत दिल से रिप्लाई करा, तो थैंक यू सो मच, आप सभी ऐसे जुड़े रहे हैं हमारे साथ। सो इन दिस क्लास हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि टेम्पल हमें ऐसे बहुत सारे मिले, टेम्पल, उस टेम्पल की खासियत क्या रही थी, टेम्पल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा था जो हमारे लिए जानना जरूरी है। और इन फ्यूचर अगर आप तैयारी कर रहे हैं एज यूजुअल यूपीएससी के लिए, तो भाई आपको यहाँ से टच मिलेगा, यहाँ से आपको पता चलेगा। सो आप ये देखेंगे कि टेम्पल्स में कभी कभार हमें ये देखने को मिलता था कि अगर कोई भी टेम्पल बनाया जा रहा है, कोई भी मान लीजिए बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो इस टेम्पल को बनाने के लिए ऐसा बोला जाता है कि ये चीज़ तो मोनोलिथिक हो सकती है। मतलब अगर इतना बड़ा कोई बॉल उठा के लाया हो, पत्थर का बॉल उठा के लाया हो और इसको काट के बनाया गया हो, तो मोनोलिथिक हो सकता है। लेकिन ऐसा ये भी कहा जाता है कि टेम्पल्स के अंदर कभी कभार हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मोटार का यूज़ हुआ होगा, क्योंकि सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है ना टेम्पल का, वो डायरेक्टली सब कुछ मतलब काट के नहीं बनाया जा सकता है ना। तो आपको सभी को पता है यार, आप सभी पढ़े लिखे समझदार हो, तो यू नो दैट कि जैसे कि ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें सारा ये मोनोलिथिक नहीं हो सकता है। तो ऐसा ये बताया जाता है कि अर्ली टाइम पीरियड के अंदर टेम्पल्स और सेकुलर बिल्डिंग के अंदर फर्क होता था। टेम्पल्स में सारा कुछ क्या कहते हैं मोनोलिथिक नहीं होता था, थोड़ी बहुत चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि मोनोलिथिक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि हम क्या कहते हैं मंदिर निर्माण के लिए चिनाई का इस्तेमाल, यानी कि मजोरली लिखा हुआ यहाँ पे, इसका इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद कुछ ऐसी बिल्डिंग भी हुआ करती थी, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देखे थे जो वेस्ट मटेरियल से बनाए गए थे। किससे बनाए गए थे? वेस्ट मटेरियल से। एंड दिस इज ऑल अबाउट द सेकुलर बिल्डिंग। सेकुलर बिल्डिंग इन द सेंस ऐसी प्लेसेस जहाँ पे आप देखेंगे कि कर्म कांड इन द सेंस पूजा हो सकती है, जैसे कि होता है ना देवताओं की पूजा करना, राजा क्या कहते हैं अपने लिए स्टेज परफॉर्मेंस करवाता होगा, या कोई ऐसा फेस्टिवल होता होगा जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते होंगे और उसके बाद वो लोग सारे के सारे लोग क्या कहते हैं जश्न मनाते होंगे। सो ऐसे भी प्लेसेस हमें देखने को मिले। सो दैट इज व्हाई यू कैन सी दिस इन दिस क्लास कि यार जो डिफरेंट टेम्पल्स मिले थे उनके क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, सो अब क्योंकि हमें पता चल चुका है कि भाई डिफरेंट फीचर्स है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिले। महानवी डब्बा, इसके बारे में अभी हम बताएंगे, और ऑडियंस हॉल, मतलब विजयनगर एम्पायर। मैं क्योंकि विजयनगर एम्पायर की बात करूँ, चेराज चौरास को तो देखो, वो तो दे आर सुप्रीम, मतलब उन्होंने तो इतने बड़े बड़े टेम्पल बनाए कि जिनका कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन भाई विजयनगर एम्पायर के अंदर हमें कुछ ऐसे डिस्टिंक्ट फीचर मिले, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी देखने को मिले, चाहे वो सेकुलर बिल्डिंग के हो और चाहे वो टेम्पल के हो, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिले जो बिल्कुल अलग थे, थोड़े से अलग थे। तो इनके बारे में जान लेते हैं। पहला है महानवी डब्बा, दूसरा है ऑडियंस हॉल। तो ऑडियंस हॉल अब्दुल रज़ाक बताते हैं। अब्दुल रज़ाक कौन है? ये वही बंदा है जो फारस से आया था और किसके टाइम पीरियड में आया था, चाहिए आपको जानना जरूरी है, देवा राय। ठीक है, देवा राय। तो देवा राय कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये यू नीड टू फाइंड दिस। मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए कि देवा राय कौन सी डायनेस्टी से थे, क्योंकि हम तो 4 डायनेस्टी पढ़ी थी, है ना, 4 डायनेस्टी आपको याद होगा। तो देवा राय बोलते हैं कि सही मायने में जब मैं इनके टाइम पीरियड में आया था, तो उस टाइम पे ये जो किंग होता था ना, इस ऑडियंस हॉल को, ये ऑडियंस हॉल है, आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हमें देखने को मिलती है, कुछ यहाँ पे पिल्लर भी हमें देखने को मिलते थे, लेकिन समय के साथ वो पिल्लर खत्म हो गए, क्योंकि भाई इतना लंबा समय है, जब इंसान नहीं रहता तो ये चीज़ें कैसे रहेंगी ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि इन्होंने बताया, अब्दुल रज़ाक जी ने बताया, अपनी बुकों के अंदर मेंशन करा होगा इन्होंने बताया कि जो ऑडियंस हॉल होते थे ना, जो ऑडियंस हॉल होते थे, वो एक ऐसे स्लॉट में, वुडेड स्लॉट में भी होते थे, जहाँ पे इस ऑडियंस हॉल में यहाँ पिल्लर होता होगा, यहाँ पे कोने कोने में पिल्लर होता होगा, है ना। और उसके बाद कुछ ऐसा कुछ गोपुरम टाइप का कुछ लकड़ का कवरिंग करके कुछ बनाया होगा। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये था, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक ऐसी पर्टिकुलर प्लेस हुआ करती थी जहाँ पे ना कहीं जो राजा होता था ना, वो अपने सर्वेंट से, अपने नोबल से, या मैं कह सकता हूँ सभा को कुछ मतलब सभा को बोल रहा है कि भाई तुम लोग ऐसा टैक्स वैक्स ले लेना, फलाना ले लेना, तो उसको हमने कहीं ना कहीं दरबार हॉल भी कहा।
तो ऑडियंस हॉल एक ऐसी जगह मैं बोल सकता हूँ जहाँ पे राजा अपनी ऑडियंस को खड़ा करता होगा, बोलता होगा, समझाता होगा, और राजा से भी अगर कोई मिलने जाता होगा बहुत बड़े लेवल के अंदर तो फिर राजा वहाँ जाके मिल लेता होगा। इवन उनके पर्सनल जो खास लोग होते थे उनके लिए अलग जगह हो सकती थी, लेकिन ऑडियंस हॉल में पूरे के पूरे लोग जो थे, दरबार एक तरीके का लगता था, इसलिए से दरबार हॉल भी कहा गया है। ओके, तो इतना आपने समझ लेना है, इतनी सी बात है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है आपका महानवी डब्बा। सो महानवी डब्बा ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ये 40 फुट तो ये लंबा है, ठीक है। 40 फीट बहुत होता है भाई, 40 फीट बहुत होता है, इतना लंबा 40 फीट है। और दूसरा ये ऐसे स्क्वायर के शेप में, तो ऐसा कहा जाता है कि 11,000 वर्ग फीट समथिंग है, 11,000 वर्ग फीट, बहुत ही बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि ये इतना बड़ा प्लेस होता था ना कि राजा अपने लिए स्पेशली, अगर अपने टाइम पीरियड के अंदर जो भी राजा होता होगा विजयनगर एम्पायर के अंदर, तो जब वो कोई रिचुअल करवाता होगा ना, कोई भी जैसे अपने नायकों के लिए, अपने अमर नायकों के लिए, अपने सेनापतियों के लिए, या क्योंकि वहाँ पे विरूपक्ष को और पंपा देवी को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, तो महानवी के त्यौहार अगर वहाँ मनाए जाते थे तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती थी, महानवी डब्बा के ऊपर होती थी। और उसमें कुछ आप ये देख सकते हैं ऐसी वो चीज़ें बनी होती थी, ठीक है। ये वो चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई थी कि वो लोग अरबों से घोड़ों का ट्रेड करते थे, तो ऐसा कुछ हमें अभिलेख देखने को मिलते हैं उस दीवार के नीचे। कैसे देखने को मिलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, ये कुछ है। तो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए तो भाई सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना, हम कुछ भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये सब इंपॉर्टेंट है, इतिहास के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है और आपको सब कुछ समझना होगा। अच्छा, तो ये चीज़ हमें समझ में आती है, लेकिन हमें समझ में आती है कि महानवी डब्बा जो है एक महानवी त्यौहार है जो विजयनगर एम्पायर के अंदर मनाया जाता था। और ऐसा कहा जाता था कि जो देवी है उन्होंने महिषासुर का वध किया था 10वें दिन पे, और दैट इज़ वाई वहाँ पे 9 त्यौहार मनाए जाते हैं। अलग अलग जगहों में इस हिंदू फेस्टिवल को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करा जाता है। हम लोग दशहरा मनाते हैं, कोलकाता बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होती है, और यहाँ पे महानवी नवरात्रि जो होती है साउथ के अंदर, विजयनगर एम्पायर के अंदर 9 दिनों का लगभग त्यौहार चलता है, ठीक है। तो 10वें दिन हम क्या कहते हैं, इसको मानते हैं कि उस दिन पूरी तरीके से नरसंहार कर दिया गया था, ठीक है। तो इतना आपने समझ लेना है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने महानवी डब्बा में नवरात्रि के बारे में। आई होप यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं 9 दिन त्यौहार रखती हैं, अच्छा हस्बैंड मिले, ये वो फलाना ढिमकाना, तो ये सब होता रहता है, ये इंडिया है, यहाँ कुछ भी होता रहता है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्योंकि महानवी डब्बा है तो महानवी डब्बा के फीचर्स हैं वो मैंने बता दिया आपको कि महानवी डब्बा के फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, देखो यहाँ से ना हिंदू धर्म की डाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है कि हम लोग कितने यूनिक है अपने देवी देवताओं के लिए। कहीं पे कोई पूजा जा रहा है, कहीं पे कोई पूजा जा रहा है, लेकिन वी आर डिफरेंट, बट हम लोग क्या कहते हैं अपने रिलीजन मामले में अपने देवी देवताओं को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। तो ये इंडिया है, यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया कि वो जो महानवी डब्बा है वो राजा के लिए अफसरों के टाइम पीरियड पे अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब प्रेस्टिजियस, कि राजा कितना बड़ा है, कितना विशाल है, वो देखो अपने राजाओं अपने क्या कहते हैं जब वो साल के अंदर कोई समारोह करवाता है तो दूर दूर तक लोग उससे मिलने के लिए आते हैं। वो उस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे कुश्तियाँ का दंगल वंगल करवाता है, वो क्या कहते हैं अपने टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करवाता है, यज्ञ करवाता है, क्योंकि सारे लोग हिंदू थे तो इसलिए भाई घोड़े भैंस जानवर इन सब की बलि दी जाती थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि यज्ञ वाला सिस्टम बहुत एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा था। और जितने लोग ये चीज़ें करते थे वहाँ से हमें समझ में आता था कि राजा इज़ द राजा, ठीक है। तो वो राजा है तो भाई वो कुछ भी कर सकता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आप लोग भी करते हैं, जब बहुत खुश होते हैं तो घरों के अंदर यज्ञ करवाया जाता है सुख सुविधाओं के लिए, घर में सब कुछ सुख समृद्धि और शांति आए, लक्ष्मी माँ दस्तक दे, सारी दुविधाएं दुख खत्म हो जाए। और सेम अर्ली टाइम पीरियड के अंदर ऐसा होता था, तो इतना समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे अदर बिल्डिंग्स मिले, मतलब हमें ये देखने को मिला कि 60 टेम्पल तो हमें देखने को मिले थे, हमने पहले भी पढ़ लिया था, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ लिया था कि 60 टेम्पल मिले थे और 30 टेम्पल्स में से हमें ये देखने को मिला था कि वो सारे सारे ऐसे पैलेस हुआ करते थे जहाँ पे राजा रहता होगा, तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती। लेकिन वन ऑफ माय फेवरेट इज़ द प्लेस जहाँ पे मैंने देखा, आई थिंक मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा, ऐसी जगह मुझे जाने का बहुत शौक है जो इतिहास से जुड़ी हो। तो यहाँ पे लोटस महल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस लोटस महल का नाम बाद में रखा गया था कर्नल कॉलन मैकेंजी के द्वारा, जब 18वीं सेंचुरी के अंदर से ढूंढा गया था, क्योंकि लगभग कमल की तरह है ना। और ऐसा ये कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर जब ये लोटस महल बना होगा ना, तो दिल्ली के अंदर जो बच्चे दिल्ली के अंदर रहते हैं ना, तो आपने लोटस टेम्पल सुना होगा, है ना। तो लोटस टेम्पल को कहीं ना कहीं इसके नाम पे ही रखा गया था। ओके, तो लोटस टेम्पल इसके टाइम पीरियड से तो बहुत बाद में बनाया गया, लेकिन इसे लोटस महल कहा जाता है। लोटस महल क्यों कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता था कि जहाँ पे राजा ऑडियंस हॉल में अपने खास बंदों से नहीं मिल सकते थे, वहाँ पे राजा क्या करता था, इस लोटस महल के अंदर स्पेशली अपने दीवाने खास जो होते हैं, जैसे आपने मुगलों के टाइम पीरियड पे पढ़ेंगे कि दीवाने खास कौन होते हैं, उन दीवाने खास से ये लोग मिलते थे। सो दैट इज़ वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस थी। आप कभी जाइएगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है।
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है ये। दूसरी हमें एक ऐसी जगह मिलती है साउथ के अंदर, जैसे हम हज़ारा राम टेम्पल बोलते हैं। अब हज़ारा राम टेम्पल की खासियत ये थी कि ऐसा कहा जाता है कि राजा अगर किसी रॉयल सेंटर में रहता था ना, तो उसके प्रूफ हमें हज़ारा राम टेम्पल में मिलते हैं। हमें ऐसी स्पेक्ट्रल बिल्डिंग मिलती है, एक ऐसी शानदार इमारत मिलती है जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि शायद से राजा या उसकी फैमिली रहती होगी। सो ये मैंने अलग से निकाला है, देख सकते हैं कितना मतलब कैसे बनाया गया ना। दिस इज नॉट अ मोनोलिथिक, आप देख सकते हैं ये पिलर खड़ा करा गया, देन यहाँ से इसको जोड़ा गया है। ये वही वाली बात है कि मैंने भी बताया था कि टेम्पल्स को जोड़ा भी जाता है, ये मोनोलिथिक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देखिए सब जुड़ा हुआ है ना। हाँ, अब ये जुड़ा हुआ है तो बस थोड़ा बहुत क्या मोटार वोटार डाल के इसको कुछ कर दिया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि जो पिलर बनाया गया ना, दिस इज अ मेगालिथिक पिलर है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना मतलब शानदार डिजाइन करा हुआ है। जो बच्चे क्या कहते हैं दिल्ली के अंदर लक्ष्मी नारायण टेम्पल गए होंगे ना, उन्होंने भी ये चीज़ें देखी होगी है ना, तो उन्होंने ये चीज़ें देखी होंगी, तो वहाँ पे भी आपको क्या कहते हैं ये देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब हमें जानना क्या है, हमें ये जानना है कि ये राम हज़ारा टेम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पे हमें रामायण के ऐसे क्या कहते हैं स्क्रप्चर्स मिलते हैं जो रामायण के अंदर थे। देखिए ये स्क्रप्चर्स मिलते हैं, मतलब राम हज़ारा टेम्पल साउथ के टेम्पल्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें स्क्रप्चर्स देखने को मिलते हैं, और दैट इज वाई दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल इन दिस इंडिया। साउथ के अंदर अगर आप देखते हैं तो सबसे अच्छा मंदिर, सबसे अच्छी शैली, सबसे ज़्यादा फाइन वे में टेम्पल्स को बनाना, टेम्पल्स को इंपॉर्टेंट देना, वो सारी चीज़ें हमें नॉर्थ में नहीं, हमें साउथ में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मैंने आपको बताया था, बच्चों से मैंने कमेंट भी करवाए थे, तो बच्चों ने कमेंट भी करे थे, ठीक है ना। एक वेसार शैली होती है जो बच्चों ने कमेंट करा था, एक सोलंकी शैली भी होती है, नायक शैली भी होती है, विजयनगर शैली भी होती है। तो ये नायक शैली के अंदर आता है, ठीक है, तो आप उसको याद रखिएगा। और थोड़ा सा जब आप फाइन आर्ट पढ़ेंगे, जिनके बच्चों के पास फाइन आर्ट सब्जेक्ट है, तो वो समझ पाएंगे कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा लोटस महल के पास, इसके आजू बाजू में लोटस महल था, वहाँ पे कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमें पता था कि अर्ली टाइम पीरियड पे ये लोग हाथी पाला करते थे, क्योंकि हाथी गजपतियों के पास तो हाथी था, और अर्ली टाइम पीरियड पे यहाँ विजयनगर एम्पायर के अंदर भी हाथी था। तो बाद में इन लोगों ने क्या कहते हैं घोड़ों का व्यापार करने लग गए ये लोग, और घोड़ों से ये लोग करने लग गए। लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर ऐसा कहा जाता है कि हाथियों का अस्तबल होता था, यहाँ पे ये लोग हाथियों को रखते थे। तो आप ये देख सकते हैं, अभी हाथियों को रखते नहीं रखते हैं वो अभी कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि आई एम नॉट ऑल्सो अबाउट वेरी श्योर, लेकिन अब आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं तो हमें मानना पड़ेगा, हम उनकी बातों को नहीं कह सकते। अब विजयनगर एम्पायर जो था वो इतना महान और इतना फेमस क्यों था, उसके दो रीज़न है। ऐसा कहा जाता है कि सुग्रीव और वाली जो थे दो भाई थे, और वो लोग कहाँ पे रहते थे, वो लोग रहते थे क्या कहते हैं ऋषिमुख, ठीक है, ऋषिमुख माउंटेन के पास, जो तुंग भागरा नदी के पास था, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों भाई रहते थे। तो सुग्रीव और वाली के बारे में तो आपने रामायण में पढ़ा था। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो रिवर होती थी ना, सुग्रीव और वाली के किंगडम को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखती थी, है ना, और ये बंदर वंशज के जाति के राजा माने जाते थे। दूसरा ऐसा कहा जाता है कि विजयनगर एम्पायर अगर क्या कहते हैं एक पवित्र केंद्र है, तो वहाँ पे पंपा देवी की बहुत सारी श्राइन्स मिली थी, मूर्ति मिली थी, और क्योंकि इसको अनदर नेम पंपा देवी शहर से भी जाना जाता। और यहाँ पे ऐसा कहा जाता था कि विजयनगर एम्पायर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे पंपा देवी ने घाटियों में बैठ के तपस्या करी थी, और वो विरूपक्ष शादी करना चाहती थी। विरूपक्ष कौन से हैं, हमारे विष्णु जो थे, ठीक है ना, ठीक है, शिव से शादी करना चाहती थी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। विरूपक्ष इज अ फॉर्म ऑफ शिवा, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट बनाती है विजयनगर एम्पायर को, और इसलिए वहां के लोग इसको आज भी इंपॉर्टेंट देते हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि विजयनगर एम्पायर के अंदर पावरफुल रूलर पहले भी रह चुके थे, होशियार, चिराज, चोलास, और जो टेम्पल्स बनाए थे इन लोगों ने, उसी को और अच्छी तरीके से इन लोगों ने बनाना चालू करा था कर्नाटका साम्राज्य ने, ठीक है ना, ये इन्होंने बनाना चालू करा था। अब यहाँ पे विजयनगर एम्पायर की विशेषता क्या थी, देखो आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ा होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा कि शुरुआती समय में टेम्पल्स नॉर्मल होते थे, बाद में जाके टेम्पल्स की इंपॉर्टेंट बढ़ जाती थी, और टेम्पल्स के अंदर बाद में पैसा आता रहता था, और शादी वादी होती थी तो जो खुश होता था, लो जी हमारी तरफ से, लो जी हमारी तरफ से। राजा भी खुश होकर टेम्पल्स के अंदर पैसा दे दिया करता था, राजा भी खुश होकर कहता था कि भैया इसको ऐसे कर दो, उसको वैसे कर दो। तो इस तरीके से टेम्पल्स की इंपॉर्टेंट बढ़ गई, और टेम्पल्स की जब इंपॉर्टेंट बढ़ गई तो फिर आप देखोगे कि वहाँ पे बहुत सारे काम होने लगे, इवन लर्निंग चीज़ें भी वहाँ पे होने लगे, कल्चर की एक्टिविटी भी होने लगी, सोशल एक्टिविटी भी वहाँ पे होने लगे। और इसी वजह से जो टेम्पल था ना, इसी वजह से जो टेम्पल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बिल्ड होने लग गया। सो ऑल दीज थिंग आर सो इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर न्यू जनरेशन। आज की डेट में भी टेम्पल्स को उस तरीके से ट्रीट नहीं करा जाता है, लेकिन अर्ली टाइम पीरियड के अंदर लोगों के पास फेसबुक, व्हाट्सअप, गूगल, यूट्यूब ये सब नहीं था, तो उस टाइम पीरियड पे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ और इंपॉर्टेंट प्लेस मंदिर माना जाता था। और मंदिर पर आपको पता है कि शुरुआती समय के अंदर अगर किसी राजा को हराना है तो बेटा मंदिर पर, टेम्पल पर अटैक कर दो और वहाँ के सारे खजानों को लूट लो, राजा अपने आप ही काबू में आ जाएगा। तो इसीलिए टेम्पल का इंपॉर्टेंट था, और टेम्पल पे ही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। अब यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि गोपुरम और मंडप,
देखिए मंडप क्या है मैं आपको बता दूं, मंडप होते हैं जो क्या कहते हैं मंदिरों के बाहर छोटे टेम्पल में कह सकता हूँ जहाँ पे शादी वादी होती रहती है, उसे हम मंडप बोलते हैं। और गोपुरम के बारे में आपने पहले भी पढ़ लिया था। एंट्रेंस गेट होते हैं जो गोपुरम क्या कहते हैं कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में बनाए गए थे गोपुरम, ये वो हमें देखने को मिलते हैं। इसे हम राय गोपुरम के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसे गेटवे हुआ करते थे जो बहुत विशाल होते थे, ठीक है। और मंडप के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, मंडप जहाँ पे शादी वादी होती है। अब इस मंडप की खासियत क्या होती थी कि मंडप को ना बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो, आर्किटेक्चुरल तरीके से इसको कितना मतलब शानदार बनाया गया। इससे हमें ये समझ में आता है कि अर्ली टाइम पीरियड के अंदर जो लेबर्स हुआ करती थी उनको कितना स्केल उनका अच्छा होता होगा, जो हमें इसके आर्ट से देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब इस मंदिर के लंबे लंबे जो पिलर्स थे उन पे इस तरीके से आर्किव करके नक्काशी करके इनको इस तरीके से बनाया गया था मंडप के, तो बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। अब यहाँ पे सभी टेम्पलों में से 2 टेम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक विरूपक्ष है और एक विठुल्ला है। विरूपक्ष शिवा के लिए, विठुल विष्णु के लिए, ये याद रखिएगा। अब ये विरूपक्ष टेम्पल के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये मैंने शुरुआती वीडियो में बहुत कुछ बताया। कृष्णदेव राय ने इसमें ऐड ऑन ये करा है कि कृष्णदेव राय ने बाद में यहाँ पे मंडप वंडप बनवाए और ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये गोपुरम थे, ठीक है। ऐसा कहा जाता था कि मंदिरों से बड़े तो गोपुरम बनाए जाते थे, तो वहाँ से ये दिखाई देता था कि गोपुरम को कितना इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो द्रविड़ शैली है उसमें एक अलग चीज़ बताई जाती है। तो कहा जाता है कि जब कृष्णदेव राय 1519 में आए थे तो उस टाइम पे जब उनका राज्य अभिषेक हो रहा था, जब वो किंग की कुर्सी पे बैठ रहे थे, तो उस टाइम पीरियड में उन्होंने खुशी खुशी में ये सारी चीज़ें बनवाई थी। अच्छी बात है ना। सो आप ये देख सकते हैं ये गोपुरम है, ये इतना विशाल गोपुरम एंट्रेंस गेट है, ठीक है। ये ईस्ट गोपुरम है जो कृष्णदेव राय ने बनाया था। अब यहाँ पे मंडप होते थे, ऑर्डिनेंस हॉल होता था, बरामदे होते थे, ये सारी चीज़ें हमें विरूपक्ष के अंदर देखने को मिलती थी। क्योंकि हमने कहा था कि यार विरूपक्ष टेम्पल जो है एक टेम्पल नहीं है, वो बहुत दूसरे रिचुअल प्लेसेस भी वहाँ पे होने लगे। अब हॉल की इंपॉर्टेंट क्या है, हॉल जो होगा वहाँ पे तो सिंपल सी बात है प्रोग्राम हो जाएंगे, शादी ब्याह संगीत डांस नाच गाना खाना पीना मौज करना, ये सब यहाँ पे होगा। दूसरे देवताओं की पूजा वूजा कर लेना, ठीक है, ये हॉल के अंदर होगा। तो ये तो आपको नॉर्मली अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, मेन टेम्पल के बाहर क्या कहते हैं छोटे टेम्पल के अंदर लोग बहुत सारे क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाते होंगे, लोगों ने चित्र वित्र बनवाए होंगे या कुछ भी, है ना। तो ये विरूपक्ष का था, ये विठुल देव का है। विठुल देव की खासियत क्या है, विठुल देव की खासियत मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखो ये देख रहे हो, ये विठुल देव, ये विरूपक्ष टेम्पल है। विरूपक्ष टेम्पल के फ्रंट के अंदर मेन गेट पे ये आपका विठुल देव का टेम्पल बना हुआ है, ठीक है। ये विठुल देव है, आपको इस मैप में दिखाई दे रहा है। और ये जो विठुल देव टेम्पल है बिल्कुल ऐसा बना हुआ है जो ऐसा लग रहा है कि रथ पे विठुल देव सवार है और वो बिल्कुल बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये विठुल देव है। विठुल देव यानी कि मैंने अभी आपको बताया आपको विठुल देव कौन होंगे। विठुल देव आपके विष्णु के अवतार होंगे। और ये भी एक ऐसा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बनाया गया जो अपने आप में बिल्कुल जानदार है। ये मैंने आप सभी से पूछा था कि कौन से नोट पे है, ठीक है, हमारे इंडियन करेंसी के किसी नोट के ऊपर है। तो इस हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो सकता है। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि विठुल देव जो है कौन से नोट पे है। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है इन सब चीज़ों के बारे में, फोटोग्राफी से, प्लेन से, स्ट्रक्चर से, उसके बाद जो भी स्कल्पचर्स बने थे उन सभी चीज़ों से। इवन ऐसा कहा जाता है कि कर्नल कॉलन मैकेंजी ने विजयनगर एम्पायर को इस टाइम पीरियड पे दे तो दिया था, लेकिन 1856 के अंदर इसके ऊपर पहली ड्राइंग बनाई गई। उसके बाद 1857 के अंदर मंदिरों के अभिलेखों को लिखना या ढूंढना चालू करा गया। 1902 में क्या कहते हैं जॉन मार्शल जी ने इस पर काम करा। और फिर बाद में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, ठीक है। तो यानी कि हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया 1896 के अंदर। और 1796 के अंदर हम्पी के क्या कहते हैं जो नेशन थे उसको नेशनल इंपॉर्टेंस दी गई। मतलब पहले यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस दी गई इंडिया के थ्रू, फिर यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाया गया। और जब भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कोई चीज़ आ जाती है तो सिंपल सी बात है वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये ज़रूरी इसलिए था क्योंकि इसको ढूंढने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। मतलब पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर की जब स्टडी करी जाएगी तो उसके लिए मैपिंग बनाई गई। मैपिंग क्या थी, ये पूरा का पूरा आपको ये मैप दिखाई दे रहा है, इसमें 25-25 स्क्वायर फुट की चीज़ें बना दी गई। ये एक नया तरीका था कर्नल कॉलन मैकेंजी के द्वारा। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि हम बहुत आसानी से अलग अलग 1000 स्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रेच कर सकते हैं। हम छोटी छोटी मूर्तियों को देख सकते हैं। मतलब अगर इतना हिस्सा कोई पढ़ रहा है ना, मतलब मान लीजिए क्यू है, सॉरी ये क्यू है, ठीक है, ये क्यू है, तो ये 25 स्क्वायर फुट का है, ठीक है, 25 स्क्वायर फुट का है। तो यहाँ पे एक साइड बना दिया हमने क्यू। अब इसको भी हम छोटे छोटे हिस्सों में स्टडी कर सकते हैं, ये खासियत थी, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि रोड कहाँ है, पाथ कहाँ थे, बाजार कहाँ थे, रोड कहाँ से निकल रहा था, रोड यहाँ से निकल रहा था, फिर ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे करके ऐसे निकल गया। अगर कोई पानी यहाँ से आ रहा है
अगर यहाँ से आ रहा है तो पानी, अगर यहाँ से आ रहा है तो फिर यहाँ से पानी कैसे आया, तो एक एक करके स्ट्रक्चर्स के बारे में समझ में आता चला जाएगा। यहाँ पे कोई मेन रोड आ रहा है तो ये मेन रोड क्या है, ये सारा का सारा मेन रोड क्या है ना। सो दैट इज़ वाई ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसलिए हमें समझ में आता है कि हम अगर अगर उसको वो कर देंगे, मैपिंग में कर देंगे तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। सूचना के स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं इन सब के बारे में जानकारी, वो हमें ये मिलता है कि इसकी जानकारी हमें समझने में मिलती है। सारी चीज़ें हमें सबूत में मिली, किसी ने कुछ लिखा होगा, कुछ रिमेन्स बचे होंगे, बची हुई बिल्डिंग से हमें समझ में आया कि उस टाइम पीरियड के अंदर लोगों ने कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इतने बड़े बड़े विशाल टेम्पल बनाए होंगे, है ना। और हमें समझ में आया कि अगर फोर्टिफिकेशन होती होगी तो उन्होंने किस तरीके से अपने राज्य को इंपॉर्टेंट दिया होगा। हमें समझ में आया कि अगर फोर्टिफिकेशन हो रही थी तो इस फोर्टिफिकेशन कराने का मकसद क्या है, ऑफकोर्स लोग अटैक ना कर सके, इतना तो आप में भी दिमाग है ना। उसके बाद यहाँ पे फिर कुछ ट्रैवलर्स आए थे इस टाइम पीरियड पे, अलग अलग टाइम पीरियड पे। हमने अब्दुल रज़ाक के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये लोग भी आए थे, इनके बारे में बुक में जिक्र नहीं है, बट आई फाइंड माई सेल्फ फ्रॉम अदर पार्ट ऑल्सो। ओके, सो भाई इतना ही है इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये चैप्टर ख़त्म है, ठीक है। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और सभी को ब्लेस मेरी तरफ से। अपने दिन की शुरुआत अच्छी तरीके से करिए, दूसरों का सम्मान करिए, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।